कॉर्नियल ओपेसिटी है ऐसा कैसे बोल सकते हो? उसके फेवर में बोलो 2 लाइन। प्यूपिल का बॉर्डर नहीं दिख रहा है, प्यूपिल का मार्जिन मार्जिन नहीं दिख रहा है, एसी नहीं दिख रहा है, लोअर पार्ट में दिख रहा है पर ऊपर में नहीं दिख रहा है। और अगर कैटरेक्ट रहता तो तुमको एसी पूरा दिखता, आइरिस के पीछे दिखता ये ओपेसिटी, समझ रहे हो? ये कैटरेक्ट है या कॉर्नियल ओपेसिटी, कैसे डिफरेंशिएट करोगे? मार्जिन है, अनडायलेटेड है तब तो नहीं पता चलेगा, तो डायलेट करके देखोगे एक बार, तो डायलेट करोगे तो ये सेमी डायलेटेड है एक्चुअली इस केस में। तो अगर इसको डायलेट करोगे तो तुमको रिम ऑफ प्यूपिलरी मार्जिन दिखेगा, सेंट्रल वाला, ठीक है। पेरिफेरी तो दिखना ही दिखना है, पर अगर ये ओपेसिटी रहेगा तो एंटीरियरली दिखेगा, और अगर कैटरेक्ट में ओपेसिटी है तो लेंस के आइरिस के पीछे दिखेगा, लेंस के पीछे नहीं, ठीक है। आइरिस के पीछे दिखेगा, और इमेच्योर कैटरेक्ट रहेगा तो उसमें तुमको टेम्पोरल साइड से लाइट डालोगे तो आइरिस शैडो दिखेगा। आइरिस शैडो कैसे दिखता है? सेमी लूनर, सेमी सर्कल ब्लैक कलर का, है ना। और अगर हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट है तो उसमें तुमको आइरिस शैडो नहीं दिखेगा, ठीक है। और इसको क्या कर सकते हो तुम? स्टेन करके देख सकते हो। अगर रफ सरफेस कॉर्निया स्मूथ रहेगा तो कोई स्ट्रेन नहीं लेगा, पर अगर इरेगुलर है तो इरेगुलरिटी भी तुमको दिखेगा इसमें कि सरफेस इज, तो उसके लिए विंडो टेस्ट करते हैं, विंडो टेस्ट और प्लेसिडोस डिस्क होता है, देखा होगा, गोल गोल सर्कल सा उसमें बना रहता है, तो उसको सामने पेशेंट को बैठा दोगे विंडो के सामने और उसका रिफ्लेक्शन रखोगे, तो अगर कॉर्नियल सरफेस स्मूथ है तो पूरा सर्कल सर्कुलर दिखेगा, और अगर सर्कुलर नहीं है, कहीं पर डिस्टॉर्टेड है, अल्सर है या फिर कॉर्नियल ओपेसिटी है या कहीं पर रेगेड मार्जिन है, तो वो क्या है, लाइन जो है थोड़ा डिस्टॉर्टेड दिखेगा, वेवी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कॉर्नियल ओपेसिटी कितने टाइप्स के होते हैं। अब ये तुम बोलोगे तो आगे तो क्वेश्चन तो एराइज होगा ना, व्हाट इज कॉर्नियल ओपेसिटी, पहले तो डिफाइन करो। अब मैं तो एग्जाम में सबको तो बताते भी गई हूँ आंसर, मैंने जितने लोग का लिया है, बताई हूँ कि नहीं बताई? क्वेश्चन पूछे हूँ उसका आंसर भी बताई हूँ। बोलो कॉर्नियल ओपेसिटी कितने तरह के होते हैं? अब हिंट दे दिया मैंने, अब बोलो। 4। हाँ, तो फर्स्ट ग्रुप 1 बोलो क्या होता है, बोलो। तू तो पढ़ के आऊंगा बोला था। मैम खाने जाऊंगा बोला। खाने जाओ ये ग्रुप खा के आए। कॉर्नियल ओपेसिटी का टाइप्स, अल्सर का टाइप्स नहीं पूछ रही हूँ। ओपेसिटी बनता क्यों है, पहले तो ये बताओ क्यों बनता है ओपेसिटी, व्हाई ओपेसिटी इज डेवलप? वही तो पूछ रही हूँ, आंसर तो पता है पर बोल नहीं पा रही हूँ, बोलो। उसने 2 बता दिया, अब आप लोग 2 बताओ। देखो अगर ओनली सुपरफिशियल पार्ट ऑफ कार्डियल ओपेसिटी 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अभी याद रखो, मैं बोल रही हूँ उसको लिख भी लो। अगर ओनली एपिथेलियल पार्ट में इंजुरी हुआ है तो वो क्या है, हील हो जाएगा, उसमें कोई ओपेसिटी डेवलप नहीं होगा, ठीक है। एपिथेलियल पार्ट जो है रीजनरेट कर जाता है। फिर एपिथेलियम के साथ साथ थोड़ा बेसमेंट मेम्ब्रेन भी उसमें आ गया है ओपेसिटी में, उसका डेप्थ वहां तक है अल्सर का, तो उसमें तुमको क्या दिखेगा, फेंट ओपेसिटी दिखेगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, नेबुलर। मतलब ऐसे ही देखोगे तो नहीं दिखेगा, टॉर्च लाइट स्लिट लाइट में डाल के देखोगे तो वो तुमको दिखेगा, ठीक है। फिर अगर इसके बाद एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड पार्ट ऑफ सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द स्ट्रोमा, 1/3 पार्ट ऑफ द स्ट्रोमा इन्वॉल्व होगा, तो इसमें क्या बनेगा, मैकुलर ओपेसिटी बनेगा, ठीक है।
मैकुलर के बाद क्या होता है? नेबुलर, मैकुलर, फिर ल्यूकोमेटस। पूरा स्ट्रोमा इन्वॉल्व हो गया है इसमें, ठीक है। एपिथेलियल लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड स्ट्रोमा, बेसमेंट मेम्ब्रेन को छोड़ करके, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा? मतलब मोर देन हाफ पार्ट ऑफ द स्ट्रोमा इज इन्वॉल्व। ल्यूकोमेटस, ठीक है। तो नेबुलर ओनली सुपरफिशियल पार्ट इज इन्वॉल्व एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। नेबुलर मैकुलर कब होगा? जब एपिथेलियम सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द स्ट्रोमा इज ऑल्सो इन्वॉल्व। एंड ल्यूकोमेटस कब होगा? एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड मोर देन हाफ ऑफ द स्ट्रोमा इज इन्वॉल्व। तो ये हीलिंग के बाद ओपेसिटी हो जाएगा। अगर इसके पहले अगर प्रेशर इंक्रीज हो गया, अल्सर है और मोर देन हाफ पार्ट ऑफ द स्ट्रोमा इज इन्वॉल्व इन द अल्सर, तो जैसे ही तुम्हारा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होगा तो आई जो है अपना इंटीग्रिटी को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। पर ड्यू टू हाई रेसेस ये फिर यहाँ पर प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो ये डेस्पेट्स मेम्ब्रेन और ये क्या करेगा? बल्ज करेगा सामने की ओर। इसको क्या बोलते हैं? डेस्मेटोसिल बोलते हैं इसको ही। समझ रहे? समझ में आया डेस्मेटोसिल क्या होता है? तो इसको डेस्मेटोसिल बोलते हैं। और अगर इसमें डेस्मेटोसिल में फिर ये वीक हो जाएगा तब फिर परफोरेशन होगा। तो परफोरेशन क्या है? दो जगह पे हो सकता। अगर अल्सर छोटा है और सेंटर पार्ट पे परफोरेशन हो रहा है प्यूपलरी एरिया पे, तो यहाँ पर क्या बनेगा? फिस्टुला बनेगा। क्या बनेगा? एंड दिस इज द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द कॉर्नियल अल्सर, ठीक है। और अगर सेंट्रल पार्ट को छोड़ के अगर अदर देन दूसरे पार्ट में हो रहा है, अल्सर है और वहां पर परफोरेशन हो रहा है, तो ये प्यूपलरी एरिया में तो आइरिस डेफिशिएंट रहता है ना, आइरिस एब्सेंट रहता है। अदर पार्ट में तुम्हारा आइरिस है, तो आइरिस क्या करता है? उसको कवर करने का कोशिश करता है टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द एंटीलियल वॉल। तो आइरिस जाके उसमें चिपक जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोमा एडहेरेंट। ये फोर्थ टाइप होता है। उसी को एक्सप्लेन करने के लिए इतना कहानी बताया तुम लोग को। समझ में आया अब? ल्यूकोमा एडहेरेंट एंड ल्यूकोमेटस ओपेसिटी, नेबुलर ओपेसिटी एंड मैकुलर ओपेसिटी। कितने टाइप्स के होते हैं? 4। हो गया। तो अब ओपेसिटी के बारे में डिस्क्राइब कर लोगे। व्हाट इज ओपेसिटी? When the transparent cornea is replaced by the scar tissue, opaque fibers, this is called corneal opacity, and it is the sequelae of corneal ulcer. तो ये तो सब समझ गए। तो किसी को और देखना है? पास से देखना है कि हो गया? टाइप का बुझा मैंने। ये कौन सा टाइप है? बुझाओ ना। मैंने तो बोल दिया सब चीज, अब उसके अकॉर्डिंग टू तुम उसको इंटरप्रेट करो कौन सा है। बोलो क्या है? सही बोल रहे हैं? ही इज राइट। बोलो ही इज राइट और रॉन्ग? अरे अपना ओपिनियन दो ना। इन लोग लेडीज लोग का ज्यादा वो है, नहीं गर्ल्स लोग का डोमिनेंस है, बोल रहे इधर दे देते। बोलो ये ल्यूकोमेटस ओपेसिटी है ये बोल रहा है, तो वो सही है कि गलत है? तुम इसको हाँ या ना में आंसर दो, प्रूफ करो अपना सपोर्ट दे करके। तुमको क्या लगता है ये ल्यूकोमेटस है कि नेबुलर है कि मैकुलर है? नेबुलर को तो तुम ऐसे ही नहीं देख पाओगे, तो नेबुलर कहाँ से होगा? मैंने तो अभी सब चीज बताया। कौन सी लेयर? कॉर्निया में कितने लेयर्स होते हैं? तो जब ये लेयर ही नहीं जानोगे तो ओपेसिटी कहाँ से आगे बढ़ोगे? कौन सी लेयर डैमेज होगा तो कौन सी लेयर तक
ओपेसिटी होगा, मैंने तो बोला 6 लेयर्स होते हैं, क्या क्या होता है? एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर स्ट्रोमा, फिर डेस्मेंट मेम्ब्रेन, फिर प्री डेस्मेंट मेम्ब्रेन और दुआस लेयर एंड एंडोथेलियम. एंडोथेलियम नेवर रीजनरेट. अगर एंडोथेलियल डैमेज हो गया तो फिर क्या बनेगा? कॉर्नियल डीकम्पनसेशन होता है आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी. अगर एंडोथेलियल सेल लॉस होगा तो वो सेल रिप्लेस नहीं होता, रीजनरेट नहीं होता. एपिथेलियम है वो रीजनरेट हो जाता है. और एपिथेलियम जैसे सुपरफिशियल इंजुरी तो हीलिंग होने के बाद तुमको कोई ओपेसिटी भी नहीं दिखेगा उसमें, जब तक कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इन्वॉल्व ना हो. समझ रहे? तो दिस इज द ल्यूकोमेटस ओपेसिटी. समझ में आया? कंजक्टिवा के कितने, हाँ बोलो तो, कॉर्निया में कितने लेयर होते हैं? कितना बोला मैंने? तो बोलो 2 लेयर का नाम तुम लोग बताओ. 2 लेयर तुम लोग और 2 लेयर ये थर्ड ग्रुप. एपिथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन. चलो थर्ड लेयर स्ट्रोमा और डेस्मेंट मेम्ब्रेन. अब याद रहेगा? हाँ, तुम लोग को क्या मिला था? 2. ये टेरिजियम है, हैं? आप लोग का व्यू क्या है? टेरिजियम ही है, पहचान लोगे? पहले तुम देखो ना क्या है, मैं तो पूछ रही हूँ, फिर बताऊंगी ना कि व्हाट इज टेरिजियम. वो कंजंक्टिवा, फाइब्रोवास्कुलर डिजेनरेशन था. ट्रायंगुलर शेपेड হয়. encroaching towards the डिफाइन करो टेरिजियम को. व्हाट इज टेरिजियम? एनीवन? यस. टेरिजियम के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं. टेरिजियम क्या है? एक डिजनरेटिव चेंजेस है. किसका? कंजक्टिवा. किसका? कंजक्टिवा का डिजनरेटिव चेंजेस है. और एक इसी से मिलता एक और कंडीशन होता है जिसको क्या बोलते हैं? सिम्ब्लेफ्रॉन. तो सिम्ब्लेफ्रॉन कब होता है? बर्न वाले कंडीशंस में. लाइम बर्न है, एसिड बर्न है, इंजुरी हुआ है, तो उसमें सिम्ब्लेफ्रॉन होता है. व्हाट इज सिम्ब्लेफ्रॉन? सिम्ब्लेफ्रॉन में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन की वजह से 2 लेयर्स ऑफ द कंजक्टिवा आर अडहेयर टू ईच अदर. फोल्ड है कंजक्टिवा को, दोनों चिपक जाते हैं, सीधी सीधी इन बोले तो, ठीक है, अडहेशन. दैट इज कॉल्ड सिम्ब्लेफ्रॉन. और तो ये सिम्ब्लेफ्रॉन अगर बर्निंग वाला केस है तो उसमें भी उस तरह से, ये तो कहीं पर भी हो सकता है. सिम्ब्लेफ्रॉन may be present anywhere, but टेरिजियम is present only in the nasal side and it is also present on the temporal side. समझ रहे? पर मोस्ट कॉमन इन द नेजल साइड. तो अगर टेम्पोरल साइड में भी है और नेजल साइड में है तो इसको क्या बोलते हैं? डबल टेरिजियम. और डबल टेरिजियम करके क्या होता है? इधर से टेरिजियम ग्रोथ करेगा, इधर से टेरिजियम, और ये दोनों ग्रोथ करके पूरा, ये भी इसका कैप है, यहाँ पर व्हाइट रिंग रहती है, दिस इज द एपेक्स. ये नेक होता है, ये बॉडी होता है, ये अदर पार्ट्स. ठीक है. तो अगर तुम्हारा सिम्ब्लेफ्रॉन है, ठीक है, तो उसके अंदर से तुम ग्लास रॉड ऑइंटमेंट पे लगा के पार करोगे तो वो सुपरफिशियली अटैच रहता है, वो एकदम इनक्रोच नहीं है. पर ये टेरिजियम क्या है? स्ट्रांगली अटैच टू द कंजक्टिवा.
तो अगर इसको तुम रिमूव करने का कोशिश करोगे तो क्या करेगा, ये ब्लीडिंग होगा, ठीक है, ब्लीडिंग होगा। और अगर ये टेरिजियम ज्यादा दिन हो गया तो यहाँ पर ये जो कॉर्निया का जो पार्ट इन्वॉल्व है वहां पर ओपेसिटी डेवलप हो जाती है। तो अगर इसको सर्जिकली रिमूव कर दोगे तो भी वो ओपेसिटी बनी रहेगी, इसलिए ओपेसिटी डेवलप ना हो उसके पहले ही हम उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो रिमूव कर दोगे और एपिथेलियल पार्ट को निकाल दोगे तो एपिथेलियल ऑलरेडी रीजनरेट हो जाएगा, तो वो क्लियर हो जाएगा। और एपिथेलियल टेरिजियम है यहाँ पर, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एंगल में स्ट्रेचिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उसकी वजह से एस्टिग्मेटिज्म होगा, पेशेंट को थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और ये कहाँ पर होता है टेरिजियम, ये जिस एरिया में हम लोग रहते हैं इस एरिया में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द टेरिजियम इज द हॉट, ह्यूमिड एंड डस्टी एनवायरनमेंट, ठीक है। और इसका है, अगर इसको तुम ट्रीट करोगे तो उसको क्या है, स्यूडोटेरिजियम बोलते हैं वाले को, ठीक है। दिस इज द ट्रू टेरिजियम एंड दैट इज द स्यूडोटेरिजियम। तो तुम लोग को डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बता दिया। ये अगर एक्टिव स्टेज में तो फ्लेसी मास रहेगा, पर इसका भी दो स्टेज होता है, एक एक्टिव एंड रिग्रेसिव स्टेज। रिग्रेसिव स्टेज में क्या है, ये फ्लेसी मास कम दिखेगा तुम्हें, एग्रेसिव स्टेज में मोर दिखेगा, यहाँ पर कैप दिखेगा, ये ग्रो करता जाएगा, वो रिट्रैक्टेड कंडीशन में रहेगा और थिन रहेगा, थिन और फ्लेवी रहेगा एक्टिव कंडीशन वाला, ठीक है। तो इसको कैसे रिमूव करोगे, इसको सर्जरी, कोई मेडिसिन से तो ठीक होगा नहीं, ट्रीटमेंट इज द सर्जिकल रिमूवल। सर्जिकल रिमूवल में क्या करते हैं, इसको सर्जिकली रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर एक बेयर एरिया छोड़ देते हैं, खाली स्पेस, तो उसकी वजह से ये जो पार्ट है वो यहाँ पर ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। पर कई बार वैसा करने से भी कोई फायदा नहीं होता है, तब यहाँ पर क्या करते हैं, एमनियाटिक मेम्ब्रेन का ग्राफ्ट लगा देते हैं। एमनियाटिक मेम्ब्रेन कहाँ से मिलेगा, क्या है एमनियाटिक मेम्ब्रेन, क्या है, सुना है नाम, कहाँ नहीं सुना, गायनी में नहीं पढ़ा, तो गायनी तो पूरा सिलेबस खत्म होने वाला है, एमनियाटिक मेम्ब्रेन नहीं पता। तो उस मेम्ब्रेन को यहाँ पर लगाते हैं, या फिर एंटी मेटाबोलाइट्स माइटोमाइसिन सी वो रखते हैं, या फिर एक और क्या करते हैं, रिवर्स कंजक्टाइवल ग्राफ्ट लगाते हैं, ऑटो कंजक्टाइवल ग्राफ्ट, कंजक्टाइवल ग्राफ्टिंग कर देते हैं। यहाँ से करके क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर से हम ऑटो ग्राफ्टिंग इसी के ही आई का लेंगे, यहाँ से इस तरह से ऐसे करके इतना पार्ट, जितना हम इतना और इतना निकाले हैं ना कंजक्टाइवा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये देखो ये पूरा रिमूव करके यहाँ से यहाँ तक को हमने निकाल दिया है, तो हमको इसी के बराबर का ग्राफ्ट चाहिए। तो इसी के बराबर का ग्राफ्ट हम यहाँ से ले लेते हैं, कट कर लेते हैं, और इसको क्या लिम्बस साइड को अपोजिट कर देते हैं, समझ, इधर जो लिम्बस का साइड है उसको इस साइड करेंगे और इधर का साइड है उसको इस साइड कर देंगे, ठीक है। तो वो रिग्रोथ को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। या फिर वहां पर एमनियाटिक मेम्ब्रेन लगा दें। तो तुम लोग को इसमें क्या पढ़ना है, व्हाट इज टेरिजियम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेरिजियम आर प्रेजेंट, व्हाट इज द रीजन ऑफ द टेरिजियम, टेरिजियम कितने टाइप्स के होते हैं, एंड हाउ टू डिफरेंशिएट इट टेरिजियम टू pseudoterigium, and what is the treatment, and why it is recur, causes of recurrence, and how to treat the recurrence of टेरिजियम। समझ में आया? ये सब बुक में दिया है, पूरा पॉइंट पॉइंट बना के दिया हुआ है, तुम लोग पढ़ोगे तो आज ही जाके पढ़ोगे तो वो ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। तो तुम लोग अभी एग्जाम खत्म होने के बाद क्या क्या एग्जाम में आया तो उसी को बुक में देख लें, ऐसा नहीं देखना है? तो ये तो हो गया, सबका समझ में आ गया। तो एनी डाउट?
बोलो डायग्नोसिस। अभी मैं इतना लेक्चर दी हूँ, उसका क्या मतलब हुआ? पूरा कॉर्नियल ओपेसिटी पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई? A to Z बताई, उसका रीजन बताई, ट्रीटमेंट बताई। कहाँ से तुमको कॉर्नियल ओपेसिटी दिख रहा है? मुझे बताओ तो, एक्सप्लेन करो। वो ओपेसिटी है? टॉर्च मारो बाजू वाले के चौक में, टॉर्च मार के देखो उसका आँख कैसे दिखता है। टॉर्च तो लाया नहीं होगा। उसके आँख चौक में लाइट मार के देखो। कुछ दिख रहा है तुम्हारा लाइट का शेडो उसके आँख चौक में? नहीं दिख रहा? भगवान, अरे ऐसे ही रिफ्लेक्शन देखो ना किसी के भी आंख, इसका आंख को देखो, यहाँ से ट्यूब लाइट का लाइट उसके आंख में पड़ रहा है, वो चमकता हुआ नहीं दिख रहा है? तो वो जो चमकता हुआ है वो तो वही चीज है। अच्छा हाँ, तो वैसे में तो फिर सबको कॉर्नियल ओपेसिटी है, सबके आंख में दिख रहा है चमकता हुआ। क्या है बोलो, जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं है। देखो जल्दी फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे को बहुत सारा पढ़ाना है। डिटेच हो गया है, गुड। इसको क्या बोलते हैं? देखो मेरे क्लास में मैं किसी एक को नहीं खींचती, मैं सबको खिंचाई करती हूँ, तो कोई नहीं बच पाएगा। चाहे अगर कोई बचेगा ना, मैं लास्ट में बैठूंगा तो मुझे नहीं पूछेगी मैडम, ऐसा नहीं होगा। लास्ट वाले को और पहले पूछती हूँ। मैं ये क्वेश्चन सबको पूछी भी हूँ, आंसर भी बताई हूँ। तेरा वाइवा मैं ली थी, पूछी थी। यस। कब होता है डी शेप्ड आइरिस? डी शेप्ड आइरिस कब बनता है? सर्जिकली इंजुरी हो तो, या एनी ट्रॉमा, इफ आइरिस इज डिटेच फ्रॉम इट्स रूट, इट इज कॉल्ड आइरिडोडायलिसिस। जब आइरिडोडायलिसिस होता है तो नॉर्मली प्यूपिल इज द सेंट्रल सर्कुलर एंड रिएक्टिंग टू लाइट। प्यूपिल कैसा होता है? सेंट्रल में होता है, सर्कुलर शेप में होता है। लाइट डालोगे तो कंस्ट्रिक्ट होगा, लाइट हटाओगे तो डायलेट होगा। पर इस कंडीशन में क्या हो जाता है, इसका वन तरफ से सपोर्ट लॉस हो जाता है ड्यू टू डिटेचमेंट ऑफ इट्स रूट। आइरिस हैज टू पार्ट्स, इट्स root and a free part. In its root, it is attached to the limbus, to the periphery, and a free part, टू टाइप्स के इसमें मसल्स होते हैं। क्या होता है? कंस्ट्रिक्टर मसल्स और डायलेटर मसल्स। डायलेटर मसल्स आर इन रेडिएटिंग फॉर्म, जस्ट लाइक अ साइकिल का स्पोक। तो जब इसीलिए स्पोक जैसे सीधा रहता है तो डायलेट करते हो तो वो फैल जाता है, और ये जब प्यूपिल जो है ये कंस्ट्रिक्ट हो जाता है तो ये पिन पॉइंट हो जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे? आइरिडोडायलिसिस। It occurs due to surgical injury or any kind of injury where iris is detached from its root. It is called D-shaped pupil. D-shaped pupil. D-shaped iris थोड़ी बोलोगे, iris D-shaped है? किसका शेप डी हुआ है बताओ? प्यूपिल का शेप चेंज हुआ है ना, भी लिखा था डी शेप्ड प्यूपिल। वाह,
और कौन इधर भी लिखा है कोई? अब समझा है क्या है? समझ गया? डिसेप्ट पीपल occurs due to trauma when root iris is detached from its root. इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसको स्टिच कर देंगे आइरिस को यहाँ पर लिम्बस से, ठीक है? तो स्टिच कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा रिपेयर कर देने से, ठीक है? इसको बोलो क्यों है स्टाई? इसका नाम स्टाई क्यों बोल रहे हो? मैं बोल रही हूँ चैलेजियन है, तो तुम लोग तो अपने फेवर में बोलो ना। तुम इसको स्टाई बोल रहे हो तो इसके फेवर में पॉइंट बोलो। और दूसरा कंडीशन, स्टाई इज इन्वॉल्व विच ग्लैंड? अब देखो यहाँ पर भी एनाटॉमी आ रही है, तो जब तक एनाटॉमी नहीं जानोगे तुम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। मैं सवेरे बोल रही थी उसका, अब समझ में आ रहा है इंपॉर्टेंस? एनाटॉमी जानना क्यों जरूरी है? ग्लैंड ऑफ मोलेंजिस and this is the inflammatory conditions. It is acute condition. It is the painful, tender. Tenderness किसको बोलते हैं? When कोई swelling hot रहेगा, टेम्परेचर रहेगा, रेडिश रहेगा, टच करोगे तो पेनफुल होगा। But चैलेजियन is the chronic inflammation, and that is the inflammation of meibomian gland. And meibomian gland इसका swelling जब होता है तो वो उसका ये लीड मार्जिन में होते हैं ग्लैंड ऑफ मोलेंजिस, एंड ये थोड़ा लंबा रहता है, टार्सल प्लेट तक गया रहता है, इसीलिए उसका स्वेलिंग अवे फ्रॉम द लीड मार्जिन होता है, ठीक है, मेइबोमियन ग्लैंड का। और हार्डियोलम इंटरनम एंड हार्डियोलम एक्सटर्नम किसको बोलते हैं? ये भी इन्हीं का नाम है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। यस, तो ये पॉइंट भी तुम लोग को क्लियर करके रखना है, क्योंकि एग्जामिनर ये भी बोल सकता है हार्डियोलम इंटरनम या हार्डियोलम एक्सटर्नम क्या है, ठीक है? और इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट क्या है? हॉट कंप्रेशन दोगे, एंटीबायोटिक्स दोगे, पेन किलर दोगे, ठीक है? और अगर जो आईलेसेस है, जो पिन पस पॉइंट जो दिखता है, तो वो आईलेसेस को रिमूव कर दोगे तो उसके साथ उसका पस ऑलरेडी ड्रेन हो जाएगा, ठीक है? और चैलेजियन का क्या करते हैं? उसमें भी पहले एंटीबायोटिक कवरेज दोगे, एंटीबायोटिक एंड पेन किलर, देन सर्जिकली रिमूव ऑन व्हिच साइड? कंजक्टाइवल साइड और स्किन साइड? कंजक्टाइवल साइड। क्यों? हाँ, फॉर कॉस्मेटिक ब्लेमिश। कॉस्मेटिकली तुमको ना दिखे करके, तो देख चैलेजियन क्लैंप होता है, तुम लोग इंस्ट्रूमेंट देखे होगे एग्जाम में, एक तरफ सर्कुलर होता है उसका क्लैंप का वन लिम्स एंड अदर लिम्ब इज स्ट्रेट स्मूथ प्लेट लाइक। तो जो स्मूथ सरफेस होता है उसको स्किन साइड में लेते हैं, और जो रिंग शेप रहता है उसको कंजक्टाइवल साइड, उसको उसी में ही टाइट करने का स्क्रू रहता है, उस स्क्रू से टाइट करके जस्ट ऐसा टाइट करके मेइबोमियन ऐसा आड़ा तिरछा कहीं पर भी इंसिजन नहीं देंगे, वर्टिकल इंसिजन देते हैं, ठीक है? वर्टिकल इंसिजन दे करके वो जो चैलेजियन स्कूप होता है, उस चैलेजियन स्कूप को अंदर डाल के पूरा जो भी ग्रेनुलर टिश्यूज मटेरियल है उसको स्कूप आउट कर देंगे, ठीक है? स्कूप आउट करने के बाद उसको क्लीन कर दोगे गाज पीस कॉटन से, और इसके बाद एक छोटा सा कॉटन में हल्का सा कार्बोलिक एसिड लेके अंदर से रोटेट करके और निकाल दोगे, जिससे वो रिकरेंस ना हो उसका। और साथ में ये सब एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, पेन किलर,
ये सब दे करके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया स्टाइल सैलेजियन? सबको तो नहीं पढ़ाऊंगी, एक ही दिन में तो पॉसिबल नहीं होगा, और एक दिन में पढ़ाऊंगी तो ये तो सब तुम्हारा ऊपर से चला जाएगा, है ना? एक दिन में नहीं घुसेगा। नहीं घुसेगा, और तुम्हारे लिए तो और टॉक्सिसिटी हो जाएगा क्योंकि तुमको ओपीडी में भी झेल चुके हो तुम, और अभी भी, तो तुम्हारा तो और ऊपर चला जाएगा। चलो इसका डायग्नोसिस बताओ। এটা তো কর্নিয়াল ওবেসিটি, ये আছে লেন্সের লেন্সের ওবেসিটি আছে, এটা লেন্সের ওবেসিটি আছে, লাইট। আর এটা ক্যাটারাক্ট হয় এদিক থেকে নিচে কিছু একটা জমে আছে দেখ, তাহলে হাইপোপিয়া, कोई ना कुछ तो होगा। हाइपोपिया, हाइपो ब्लड क्या पैदा हुआ है बोलेंगे तो लड़का या लड़की तो एक ही तो होगा ना, दोनों में से आप। ये क्या है? আরে থাম পরীক্ষা এসে अरे बोल ना, क्या मुस्कुरा रही है, बोल इसको। हाइपोपिया ये तो बताई हूँ तुम लोग को। ब्लड कलेक्शन इन एंटीरियर चेम्बर, क्या क्या? ब्लड कलेक्शन इन एंटीरियर चेम्बर, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोपिया। हाइफीमा। गुड, कहाँ से पढ़ा? मेरा पास में बैठी थी तो उसकी कॉपी करने से दिख ओ तो मेमोराइज हो गया। उसी को देख देख के लिख भी लिया। बोला था हेल्प किया ये बोलो उधर लास्ट क्या? हाइफीमा। ये क्यों होता है हाइफीमा? ट्रॉमा। और कब होगा? सर्जरी। और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी। और इंजुरी ऑफ द रूट ऑफ द आइरिस तो भी हाइफीमा होगा। डायबिटिक पेशेंट्स है, आइरिस नोड्यूल है, वास्कुलराइज, रूबियोसिस ऑफ द आइरिस, रूबियोसिस आइराइटिस बोलते हैं। ये क्या होता है? रूबियोसिस आइराइटिस क्या है? क्या होता है वो? रूबियोसिस नहीं, तुम बोलो। ऑफ हाँ, पर कब, कौन से? डायबिटिक में। डायबिटिक पेशेंट में इन्फ्लेमेशन ऑफ आइरिस होगा और आइरिस में पूरा वेसल्स, पूरा उसका जाल बन जाता है, वेसल्स का एक नेट। सो वास्कुलराइजेशन ऑफ द आइरिस इज कॉल्ड रूबियोसिस आइराइटिस। ये डायबिटिक वाले पेशेंट पे होता है। तो अगर उस कंडीशन में थोड़ा सा भी इंजरी होगा वैसे में तो तुमको हाइफीमा मिलेगा, ट्रॉमा में मिलेगा। सर्जरी करे हैं तो मान लो कोई ब्लीडर है या ब्लड कर रहा है या एक्सीडेंटली कहीं पर रूट ऑफ आइरिस में डैमेज हो गया है तो वो कंटिन्यूअस या फिर कई बार कंजक्टिवल वेसल्स है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे? हाइफीमा तो पहचान जाओगे। हाँ, और पैरासिम्पथेसिस। और क्या करोगे? एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स दोगे ना, और इसको पैरासिम्पथेसिस करोगे। पैरासिम्पथेसिस पे भी अगर नहीं आएगा, क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, चिपका हुआ है, तो इसको मैनुअली इरिगेशन एस्पिरेशन करके उसको वॉश आउट करोगे, ठीक है। तो ये हो गया तो हाइफीमा। अब हाइपोपियन बोलो। इसमें भी स्टेराइल और अनस्टेराइल होता है। फंगल में अनस्टेराइल, बैक्टीरियल में स्टेराइल। और किसमें अनस्टेराइल होता है? फंगल असर आता है।
और होता है यूवियाइटिस। यूवियाइटिस में इन्फ्लेमेशन हुआ रहता है, तो उसमें एक्सुडेट्स जो रहते हैं वो सेटल्ड हो जाते हैं और एंटीरियर चेम्बर में पड़े रहते हैं प्रोटीन पार्टिकल्स, जिसको बोलते हैं स्टेराइल हाइपोपियन। और अगर इसमें अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है देन ये अनस्टेराइल हो जाता है, फिर तुमको एंटीबायोटिक या फिर पूरा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक सिस्टमिक भी दोगे, ओरल भी दोगे, लोकल भी दोगे, तो धीरे धीरे करके वो ग्रेजुअली एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, और जो भी कॉज है, अल्सर है तो पहले उस अल्सर को ट्रीट करोगे ना, तो उसके ट्रीटमेंट के साथ साथ वो ग्रेजुअली रिजॉल्व होता जाएगा। ठीक है, तो इसका कॉजेस एक रिवर्स हाइपोपियन भी होता है, जानते हो? इसमें देखो, इसमें सरफेस में कुछ फर्क दिख रहा है। टॉप मोस्ट लेयर इज द स्ट्रेट, पर उसमें टॉप मोस्ट लेयर इज स्ट्रेट ना होकर के ऐसे कर्व रहेगा। जब वो किस में मिलता है, जब कोई रेटिना सर्जरी हुआ रहता है जिसमें ऑयल, सिलिकॉन ऑयल डला रहता है ना विट्रियस में, तो वो आता है, तो उसका क्या सरफेस टेंशन कम रहता है, तो उसकी वजह से वो पूरा स्ट्रेट ना होकर के ऐसा हो जाता है इससे, जिसको रिवर्स हाइपोपियन बोलते हैं। बुक में मिल जाएगा, तुम लोग को पढ़ोगे तो जाकर के। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस? तुम्हारे तो ऊपर से जाएगा। हाँ, तुम अभी तक नहीं समझे। यूपी में वही जगह सादा हो गया, ऐसा थोड़ी बोलते हैं उसको। अच्छे से देखो, डेप्थ परसेप्शन करके बताओ ना, कहां पर है, कौन सी एरिया में है? कॉर्निया में है? मैं बोल रही हूँ कॉर्नियल ओपेसिटी है। अब इसको कट करो, मुझे रॉन्ग साबित करो, प्रूव मी रॉन्ग। क्या है वो? अरे तुमको सब चीज देखना है बाबा, एक सेकंड में तुमको A to Z एनालाइज करना है, सिर्फ एक चीज देख के नहीं बोलना है। ये क्वेश्चन तो तुम लोग का आया था एग्जाम में, अब देख के भी तुम लोग नहीं बता पा रहे हो तो क्या होगा? हाँ, लेंस का लेयर कितना होता है? लेंस में कितने लेयर होते हैं? हाँ, तो ये क्या है? हाँ, नहीं बता पा रहे हो? तुमको पूछा था मैं ये क्वेश्चन? किसको पूछा था ये क्वेश्चन? हाँ, नहीं, ये तो नहीं बता पाया था, वो बताएगी। नहीं तो अभी पूछ रही हूँ, अब बोलो। ये तो नहीं बता पाई थी, उसको पूछा था वो भी नहीं बता पाई थी। कैटरेक्ट कहाँ कहाँ पर होता है? कैटरेक्ट कितने तरह के होते हैं? एनाटॉमिकली एक तो तुम्हारा कंजेनाइटल होता है, सनाइल होता है, ट्रॉमेटिक होता है, ये तीन हो गया। और जो एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन है मॉर्फोलॉजिकली, वो कैसे होता है? एंटीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट, कार्टिकल कैटरेक्ट,
न्यूक्लियर कैटरेक्ट, एंटीरियर पोलर कैटरेक्ट, पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट. तो व्हाट इज दैट? न्यूक्लियर है. न्यूक्लियर वैसे दिखेगा. ऑनियन पर्ल अपीयरेंस किसमें दिखता है? निकालो, बुक में निकालो. कैटरेक्ट निकालो ना, कैटरेक्ट का टाइप उसमें तो दिया होगा. अरे लेंस वाला चैप्टर निकालो ना डायरेक्ट, उसी में ही सब में है. वो पहले नहीं है. 4 स्टेजेस बोलो कैटरेक्ट का. पहले लेमेलर सेपरेशन होता है, फिर एंटोमेसेट स्टेज ऑफ द कैटरेक्ट, देन इमेच्योर कैटरेक्ट, देन मैच्योर कैटरेक्ट. अब अगर मैच्योर कैटरेक्ट को भी नहीं ट्रीट करोगे तब क्या बनेगा? हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट. तो हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट में ये दो है, मार्गेनियन कैटरेक्ट एंड कैटरेक्ट नाइग्रा न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस. ये पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट है ना. इस नहीं हो गया, उसको मैं उल्टा डाल रही हूँ. पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट बताया तो, अभी तो डायग्राम करके तो बताया, तो वही तो बताया, और उसके साथ साथ में इसीलिए उसको भी बताया. सब कैप्सुलर तो इधर है अलग से, ये तो पोस्टीरियर पोलर है. इसको सनसेट सिंड्रोम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एक सनराइज सिंड्रोम होता है. किसमें होता है? जब लेंस को अगर हम डालते हैं इन द बैग, तो हेप्टिक्स जो है आपका पेरिफेरी में जाएगा, कैप्सुलर बैग के अंदर में उसका ऑप्टिकल पोर्शन जो है सेंट्रल प्यूपिलरी एरिया पे रहेगा. पर ड्यू टू ट्रामा और जोनुलर डेहिसेंस और ड्यू टू सम अदर रीजंस, कहीं पर जोनुलर वीक है, कोई ट्रामा हुआ, या कहीं पर कैप्सूल रेंट हो गया, तो उसकी वजह से क्या है, लेंस ये नीचे की ओर सिंक कर जाता है. मान लो ऊपर का जोन्यूल वीक हुआ तो नीचे की तरह सिंक हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? सनसेट सिंड्रोम. तो इसमें देखो ऊपर में हेप्टिक दिख रहा है और ऑप्टिक्स दिख रहा है. हेप्टिक्स और ऑप्टिक्स क्या होता है? हेप्टिक्स और ऑप्टिक्स क्या होता है लेंस का? लेंस का 2 पार्ट होता है ना, हेप्टिक्स और ऑप्टिक्स. 1 पीस लेंस होता है, 3 पीस लेंस होता है. हेप्टिक्स भी अलग अलग शेप का होता है, जे सेपेट होता है, सी सेपेट होता है. ठीक है, तो ये फोल्डेबल लेंस लगा हुआ है, दिख रहा है. वो जो हुक जैसा रहता है दैट इज कॉल्ड हेप्टिक्स, एंड सेंट्रल गोल सर्कुलर पार्ट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स, जिसमें पावर होता है, और वो हेप्टिक्स उसको सपोर्ट देने के लिए रहता है. ठीक है, तो ये नीचे की ओर जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? सनसेट सिंड्रोम. और किसी किसी में मान लो जोनुलर डेहिसेंस नीचे में होने की वजह से लेंस क्या है, ऊपर का इंटेक्ट है, तो वो ऊपर कैप्सूल ऊपर खींच जाता है, तो उसके साथ लेंस भी ऊपर खींच जाता है. तो तुमको बाउंड्री लाइन लोअर का नीचे वाला पोर्शन दिखेगा, ऊपर का नहीं दिखेगा. तो दैट इज कॉल्ड सनराइज सिंड्रोम. तो सनराइज और सनसेट ये कॉम्प्लिकेशंस में उसमें पढ़ लेना, डिलेड कॉम्प्लिकेशंस में होंगे. तुक्का लगाने के लिए भी ना थोड़ा दिमाग चाहिए होता है, समझ रहे हैं? नकल के लिए भी अकल चाहिए बोलते हैं, सुना है? क्या सही बोल रही है? नकल के लिए भी अकल चाहिए, क्योंकि बिना अकल के तो नकल नहीं किया जा सकता. बोलो बोलो, व्हाट इज दिस? टाइम हो गया क्या? 3 बज गया. हाँ, जाने का मन नहीं? घर जाने का मन नहीं कर रहे? ना जाओ. जाओ. तुम जाओ, तुम तो अभी ही जाओ. हाँ, बोलो. नहीं, सब लक्सेटेड नहीं है.
इसमें लेंस है ही नहीं, देखो अच्छे से देखो। अब मैंने तुम लोग को तो डाउट थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ही ये दी हूँ। सनराइज सनसेट बोली हूँ ना, तो तुम लोग एक तो इसमें है करके बोलोगे ही। उसमें आइरिस प्रोलेप्स होने की वजह से अपर पार्ट ऑफ द आइरिस को कट कर दिया है, तो अपड्रॉन प्यूपिल है, ऐसा सी सेप्ट का प्यूपिल बन गया है, अपड्रॉन प्यूपिल, अपड्रॉन प्यूपिल। ये जो है ये आइरिस है, ये वाला, ठीक है, और ये अपर पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर लेंस नहीं है, इसमें लेंस नहीं डला हुआ है। ये अपड्रॉन प्यूपिल है कि सनराइज सनसेट क्या है? बोलो बोलो। बोलो बोलो। ये प्यूपिल का पार्ट है, ये डायलेट किया, ये आइरिस है तुम्हारा, ठीक है। ये आइरिस है, ये आइरिस नहीं है, ये कैप्सुलर, ये पीछे का बैग दिख रहा है, और ये जो है तुम्हारा लेंस का पार्ट है, तो ये लेंस अपर की ओर खिसक गया है। हाँ, वो तो तुक्का लगाया था, अभी मैंने सनसेट सनराइज बोला था, उस पर ये क्लियर थोड़ी ना था, इसलिए तो मैंने तुम लोग को अपड्रॉन प्यूपिल भी करके कंफ्यूज करने का कोशिश किया। तो अपड्रॉन प्यूपिल में भी ऐसा दिखता है, ऐसे करके, जैसे आइरेडेक्टमी हुआ है, अपर पार्ट को काट दोगे तो ओनली आइरिस का पार्ट दिखेगा। इसको कोई नहीं बता पा रहे थे। उसको क्या साइन बोलते हैं उसी को, उसी पर्टिकुलर जो दिख रहा है अपीयरेंस, उसको कुछ साइन बोला जाता है। केरेटोकोनस तो है, साइन का नाम। ये तो पेशेंट को भी नीचे देखने को बोल रहे हैं इसलिए है ना, तो वैसा दिखा करके हम उसको कंफर्म करते हैं कि दिस इज केरेटोकोनस। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट साइन? व्हाट इज दिस? नहीं, पीछे पीछे तेरे को ही पूछ रही, क्या है? आ? क्या है ये? किरेटो? नहीं, वो बोल रही है, वो बोल रही है, बोलो। सही बोल रही, सही। मतलब इस तरह से करके वो, एक तो तुम कॉर्नियल टोपोग्राफी करोगे, कॉर्नियल टोपोग्राफी करोगे तो भी तुमको ये पता चल जाएगा कि कॉर्निया अर्ली स्टेजेस में रहेगा, अगर कोनिकल शेप में चेंज होता रहेगा तब। ये तो
एक उसका सीवियर स्टेज है, पूरा कोन फॉर्म बन गया है। तो इस कंडीशन में कंफर्म करने के लिए नॉर्मल पेशेंट को बोलो कि नीचे देखो करके, तो जब नीचे देखेगा तो वो पूरा शेप ऐसा कोन लाइक दिखने लगे, दैट इज कॉल्ड मुंसल साइन। ये कोई नहीं बता पा रहा था ये वाला। कितना हिंट दिया मैंने, आप बताओ, याद आया? ये है फॉरेन बॉडी। কিছুই করেছে ওয়েল্ডিং করতে, ওয়েল্ড হচ্ছে। समझ गया? अब इसको देख के बोल रहे थे ओपेसिटी, इसके जैसे लो क्या बोल रहे थे, ओपेसिटी। ये तो जब स्लिट लैम्प में बैठा के या कहीं से भी इमेज लोगे तो लाइट का रिफ्लेक्शन तो दिखेगा ही ना। एंड वो जो दिखाया तुम लोग को स्टाई था, और ये क्या है? तो दोनों के चित्र में फिगर में फर्क है। वो रेड था, इन्फ्लेम था, नियर द लीड मार्जिन, दिस इज ग्लोबुलर, अवे फ्रॉम द लीड मार्जिन, नोडुलर शेप, ठीक है। एंड दिस वन इज टोसिस। कौन बोल रहा था क्या कंजेनाइटल या एडल्ट कैसे पता करेंगे? कौन पूछ रहे? तुम पूछ रही थी। तो बच्चा है तो बच्चे में तो कंजेनाइटल टोसिस ही होगा, स्पास्टिक टोसिस या फिर पैरालिटिक टोसिस होता है, या एज की वजह से स्किन का टोन लूज हो जाता है ना, सभी स्किन लूज हो जाता है। जैसे यंग एज में है और जो ओल्ड एज है, जो 80 ईयर्स 70 ईयर्स का है, उनका चीक देखना, तुम्हारा चीक या उनके आई लिड सब लूज पड़ गए रहते हैं ना। स्किन ऐसे करोगे तो लिफ्ट एक फोल्ड बन जाता है, और तुम लोग का भी करोगे तो सबसे ज्यादा टाइट होगा। पर जैसे जैसे एज क्रॉस करोगे 70-80 पहुंचोगे तो स्किन पूरा लूज हो जाएगा, रिंकल्स बनने लगे। तो वैसे यहाँ पर कभी स्किन सब लूज हो जाता है। कई बार उस दिन एक पेशेंट आई थी, बाप रे, माइस्थेनिया ग्रेविस, उसका तो इतना लूज था, पूरा ये जो चीक है ऐसे करके यहाँ लटका हुआ था, ये ऐसे करके ऐसे, और ये आई जो पूरा ही कवर हो गया था, पता है। मतलब अंदर से आई ठीक है, पर पूरा लूजनेस की वजह से पूरा आई कवर हो गया, तो उसको कुछ दिखता ही नहीं था। अब उस केस में तुम सर्जरी भी कर दोगे तो कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि स्किन को बांध के कहाँ रखोगे। एंड व्हाट इज दिस? बुप्थेल्मास क्यों होता है? ये बुप्थेल्मास है कि मेगेलोकॉर्निया है? हाउ टू डिफरेंशिएट बुप्थेल्मास फ्रॉम मेगेलोकॉर्निया? वो दिखता है इसमें? अरे इसी में ही तो दिखेगा। क्यों दिखता है? ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ द कॉर्निया। और किरेटोग्लोबस में क्या होता है, उसमें आई का शेप ओनली कॉर्निया का शेप बड़ा होता है, बाकी आई का शेप नॉर्मल होता है। और ये बुप्थेल्मास में क्या होता है, ड्यू टू प्रेशर कंजेनिटल ग्लाइकोमा पूरा आई बाल भी स्ट्रेच करता है, स्क्लेरा भी स्ट्रेचिंग करेगा, कॉर्निया भी स्ट्रेच करेगा। तो कॉर्निया स्ट्रेच करता है तो बीच में जो लाइन दिखता है जिसको बोलते हैं हाफ स्ट्राई, और उसी की वजह से इनको फोटोफोबिया होता है, लेक्राइमेशन होता है, क्योंकि इनटॉलरेंस ऑफ लाइट की वजह से इरिटेट करता है। समझ रहे हैं? क्यों इसमें नर्व सप्लाई किसका होता है? ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, और उसी की वजह से पेनफुल होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे किरेटोग्लोबस होगा तो उसमें ओनली कॉर्निया का साइज बड़ा होगा, एवरीथिंग इज नॉर्मल, बस इसमें टोटल आई का साइज भी बड़ा हो जाता है। और ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ द स्क्लेरा
स्क्लेरा इज लुक लाइक ए ब्लूइश कलर। ब्लूइश कलर क्यों दिखता है? क्योंकि स्क्लेरा थीन हो जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर का वीविया जो है कोरॉइड, वो उस ट्रांसपेरेंट लेयर से दिखता है, जिसकी वजह से वो ब्लू कलर में हो जाता है। ठीक है, और इसमें प्रेशर ज्यादा होता है। कंजेनिटल ग्लाकोमा कौन सा? 3 causes है मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ द ब्लाइंडनेस इन पीडियाट्रिक एज ग्रुप। फर्स्ट वन इज द congenital cataract. Second one is the retinitis, retinoblastoma, and third one is the congenital glaucoma, ophthalmos, vision threatening causes. चलो अब कंप्लीट करें, ये बाकी जो है वो नेक्स्ट टाइम में। नाम बहुत सारा है, ये सब मैं ओसीटी वगैरह भी पढ़ाऊंगी, ओसीटी और एक्सरे, यूएसजी, ये अभी रखे नहीं थे, उस समय अवेलेबल नहीं था, तो